नमस्कार, मैं हूं अखिलेश आनंद और आप मेरे साथ लगातार देख रहे हैं घंटी बजाओ। घंटी बजाओ के इस खास हिस्से में बात महाराष्ट्र में बदली राजनीति की, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति बिगड़ गई है, नेताओं का लहजा बदल गया है। यहां धर्म और राजनीति का फर्क लगातार कम होता दिखाई दे रहा है। जनता से जुड़े मुद्दों पर नहीं, बल्कि अब राजनीति हनुमान चालीसा, कश्मीर हिंसा और सांप्रदायिकता की कसौटी पर कौन सच्चा कौन झूठा हो गई है। कल औरंगाबाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जिस तरह हिंदुत्व चालीसा को कश्मीर पहुंचाया, आज एक्सक्लूसिव तौर पर एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा किया अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने। देखिए। कोण आला रे कोण आला, शिवसेनेचा वाघ आला। जिस औरंगाबाद में उन्होंने कल सभा ली, वहां की समस्याओं पे क्यों बात नहीं की गई? ना हिम्मत असेल तर त्या काश्मीरमध्ये जाऊन तिकडे हनुमान चालीसा पढ़ा जा। मैं तो आह्वान उद्धव ठाकरे जी का स्वीकारती हूँ। किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को राजनीतिक विरोधियों की आवाज बंद करने के लिए जनता के साथ राजनीतिक संवाद करना जरूरी हो सकता है, लेकिन जिस तरह औरंगाबाद की रैली में उद्धव ठाकरे ने सिर्फ राजनीतिक निशाने साधे, उससे साफ जाहिर हो रहा है उन्हें कुछ न कुछ तो साबित करने की जरूरत आ पड़ी है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने उद्धव की इस कमजोरी पर करारा वार करते हुए कहा, अगर उन्हें लगता है हमें कश्मीर जाकर हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, मगर शर्त एक है कि उद्धव भी मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ एक दिन करके दिखाएं। मुझे लगता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने की तारीख उद्धव ठाकरे जी बता दीजिए, उसके बाद जाकर मैं कश्मीर में किस तारीख को पढ़ूंगी, हनुमान चालीसा का पाठन करूंगी, वो भी जरूर मैं डिक्लेयर करूंगी। पहले हनुमान चालीसा का पाठन अगर महाराष्ट्र में पढ़ नहीं सकते हैं तो ये किस तरीके से आह्वान करते हैं? आह्वान तो स्वीकार सकती हूँ, महिला हूं तो इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे आह्वान को स्वीकारूंगी नहीं, पर मैं जरूर ये एक्सेप्ट करूंगी कि जो आह्वान दूसरों को देते हैं, पहले उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठन घर पे मातोश्री पे जरूर पढ़े और सब दुनिया को बताए कि वो हनुमान चालीसा पढ़ के कि मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति हनुमान जी में और राम लल्ला में जरूर है। उद्धव औरंगाबाद की धरती पर थे और उन्होंने एक इस जगह के नाम को लेकर उठे पुराने विवाद को खत्म करने में अपनी भूमिका तलाशने की कोशिश भी की और कहा कि लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कब होगा? मैं अपने पिता बाला साहेब ठाकरे द्वारा किए गए इस वादे को निभाऊंगा। कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। हमने एयरपोर्ट का नाम छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट रखने का प्रस्ताव भी केंद्र को भेजा है। फिर कुछ क्यों नहीं हो रहा है? जवळपास 1-1.5 वर्ष झालं विधानसभेमध्ये ठराव मंजूर झालेला आहे, कॅबिनेटने मान्यता दिलेली आहे। एक सुरुवात म्हणून माझ्या या संभाजीनगर विमानतळाचं नाव छत्रपती संभाजी महाराज विमानतळ करा असा ठराव आम्ही केंद्राकडे दिलेला आहे। का नाही होत आहे अजून? मैं तुमच्याकडे काय दिलं का झाकून ठेवायचं आणि आम्ही काही नाही केलं तो बोंबलत सुटायचं, हा आक्रोश होऊ शकत नहीं। उद्धव के कहने का मतलब साफ यही है कि जो काम राज्य सरकार के अधीन है, उस काम को करने की भी हिम्मत वो गठबंधन की वजह से कर नहीं पा रहे और ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मामले को हनुमान चालीसा विवाद से लेकर बीजेपी प्रवक्ता की मोहम्मद साहब पर गलत बयानी की ओर ले जाकर ढकने की कोशिश कर रहे हैं। अपमान केल्यानंतर सगळे मिडिल ईस्ट अरब देश एकत्र झाले आणि त्यांनी आपल्या देशाला गुडघ्यावरती आणलं, माफी मागायला लावली। कोणामुळे परिस्थिती आली? भारताने माफी मागायची, आपल्या हिंदुस्थानने माफी मागायची, काय देशाने काय केले? गुन्हा केलाय तो भाजपाने केलेला आहे, गुन्हा केलाय तो भाजपाच्या 3 पाट प्रवक्त्यांनी केलेला आहे। भाजपचा प्रवक्ता म्हणजे देशाचा प्रवक्ता होऊ शकत नाही, भाजपची भूमिका ही देशाची भूमिका होऊ शकत नाही। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, जिन पर मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की वजह से देशद्रोह का मुकदमा लगा, उन्होंने दी सफाई कि बीजेपी ने उन प्रवक्ताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की। कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई गलती करता है, अगर उसकी कोई नियम कायदे जरूर होते हैं, उसके लिमिटेशंस होते हैं, उसके अंतर्गत अगर कोई कार्रवाई है तो जरूर नुपुर जी पे भी कार्रवाई वो तरीके से हुई। ऐसी अगर बीजेपी स्टैंड उन्हें लेके 6 साल के लिए अगर बाहर करती है तो आई थिंक द स्टैंड इज वेरी क्लियर। औरंगाबाद की रैली करने के लिए उद्धव पूरे मूड में पूरी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन उनकी सुई
बीजेपी और नवनीत राणा से आगे बढ़ ही नहीं सकी। वो बार बार हनुमान चालीसा विवाद रटते नजर आए। हिम्मत असेल तर त्या काश्मीरमध्ये जाऊन तिकडे हनुमान चालीसा पढ़ा जाए। मैं तो आह्वान उद्धव ठाकरे जी का स्वीकारती हूँ, पर मैं जरूर ये एक्सेप्ट करूंगी कि जो आह्वान दूसरों को देते हैं, पहले उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठन घर पे मातोश्री पे जरूर पढ़े। देश की राजनीति में अगर ऊंचे पदों पर बैठे नेता इस तरह की बयानबाजी करें तो जाहिर है सवाल पूरी व्यवस्था पर खड़े होते हैं। जिस वक्त इस मुद्दे को लेकर पूरे देश के हालात नाजुक बने हुए हैं, उस वक्त रैली करके इस तरह की बातें करना कम से कम इंसानियत के तौर पर तो सही नहीं दिखाई देता। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख इस बार राज्यसभा चुनाव में अपने वोट नहीं डाल पाएंगे। उन्होंने अपना मत देने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी, लेकिन आज कोर्ट ने दोनों की याचिका खारिज कर दी। राज्यसभा चुनाव में वोट डालने को लेकर देशमुख और मलिक की याचिका पर कल मुंबई के एक कोर्ट में सुनवाई हुई। नवाब मलिक के पक्ष में वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने दलीलें दी। वहीं अनिल देशमुख के पक्ष में दलील रखने के लिए वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा कोर्ट में उपस्थित हुए। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह ने दलीलें रखी। नवाब मलिक के वकील अमित देसाई ने कहा कि जो याचिका दायर की गई वो 10 जून के लिए है और वो भी कुछ घंटों के लिए मतदान करने के सीमित समय के बारे में है। उन्हें एक एस्कॉर्ट दें और वो जाएंगे, वोट देंगे। अनिल देशमुख के वकील ने भी ऐसी ही मांग रखी थी, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई। एप्लीकेशन उन्होंने रिजेक्ट किया है सेक्शन 62 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत। और वो जो अनुकूल इसमें स्टेटमेंट है, अनुकूल चंद्र प्रधान का जो जजमेंट है वो उन्होंने मेंशन किया है इसमें अपने ऑर्डर में, इसलिए अभी हम हाईकोर्ट में जा रहे हैं उसको फाइल करने के लिए। ईडी ने तर्क दिया कि आपका निवेदन है कि या तो एक दिन के लिए रिहा करके या किसी एस्कॉर्ट के साथ भेजकर वोट डालने की अनुमति दी जाए, लेकिन कानून में साफ है कि जब कोई जेल में है तो राज्यसभा के चुनाव में वोट डालने में स्पष्ट रोक होती है। अनिल सिंह ने अपनी दलील में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत स्पष्ट है कि अगर राज्यसभा का चुनाव भी है तो चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं है। सभी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कुछ समय लिया और आखिर में कहा कि वो दोनों को वोट डालने की इजाजत नहीं दे सकते। अब रोंगटे खड़े कर देने वाली सोशल क्राइम की खबर। मां ने मोबाइल पर गेम खेलने से मना किया तो गुस्से में आकर 16 साल के बच्चे ने ट्रेन के सामने जान दे दी। मुंबई की बोरीवली जीआरपी यानी रेलवे पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। हमने आपको कल ही घंटी बजाओ में यह दिखाया था किस तरह एक बच्चे ने पबजी खेलने से मना किए जाने पर अपने मां का कत्ल कर दिया था। तो आज के हालात में यह खबर बहुत अहम है। ये उस बच्चे की आखिरी लिखाई है जिसने मां की एक झिड़की पर आत्महत्या कर ली। मुंबई के दिंडोशी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बीती शाम करीबन 7 बजे ओम भरत अपने घर में बैठकर मोबाइल पर गेम खेल रहा था। तभी उसकी मां ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और कहा कि दिन भर गेम खेलेगा, पढ़ाई कब करेगा। इसके बाद गुस्से में आकर ओम भरत एक सुसाइड नोट लिखकर घर से चला गया। कुछ समय बाद जब ओम की मां घर पहुंची तो उसने एक लेटर पढ़ा देखा जिसमें लिखा था कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, अब कभी नहीं आऊंगा। सुसाइड नोट मिलने के तुरंत बाद घर वालों ने नजदीकी दिंडोशी पुलिस स्टेशन को इसकी जानकारी दी। जानकारी मिलते ही पुलिस बच्चे की खोज में जुट गई। दिंडोशी पुलिस को जानकारी मिली कि मलाड और कांदीवली स्टेशन के बीच में किसी ने आत्महत्या की है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि कोई और नहीं, ओम ही था। जो सुसाइड नोट उसने लिखा है उसमें उसका ऐसा कहना है कि 8 से 10 घंटा में तो रोज़ पढ़ता ही हूँ, उसके बावजूद मुझे क्यों डांटा जा रहा है, और मेरी सिस्टर को इंटरनेट का एक्सेस है, मुझे क्यों नहीं है। तो इसीलिए जो है अब मैं मतलब तंग आ गया हूँ और आप लोग मेरे को ढूंढना भी नहीं और मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल हो गए। तो इस केसेस में हम जो है फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम रूल आउट करते हैं पॉसिबिलिटीज़ को कि कोई फाउल प्ले तो उसमें नहीं था, किसी आदमी ने उसको धक्का तो नहीं दिया था, किसी ने साजिश तो नहीं की थी। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को लेकर खबर हाल ही में आई थी कि वो कोविड की चपेट में आ गए, पर आज शाहरुख की कुछ तस्वीरें सामने आई और खबर यह है कि शाहरुख की ये तस्वीरें उनकी एक हीरोइन की शादी की हैं। तो आखिर अपनी किस हीरोइन की शादी में कोविड से ठीक होते ही पहुंचे शाहरुख? क्या कोविड की चपेट से बाहर आए शाहरुख खान? भाई ठीक होते ही सूटेड बूटेड कहां दिखे पठान।
क्या किसी खास मौके के लिए तैयार हुए किंग खान? जी हाँ, पठान और जवान के लिए खतरनाक लुक में दिखे शाहरुख खान एक खास मकसद के लिए फिर से अपने जेंटलमैन गेटअप में नजर आए हैं। अब बॉलीवुड के किंग खान किसी खास मकसद के लिए तैयार हो और खबर वायरल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई शाहरुख की ये लेटेस्ट तस्वीर काफी वायरल हो गई है। इन तस्वीरों को किसी और ने नहीं बल्कि खुद शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी ने पोस्ट किया है। खबरें आई थी कि शाहरुख खान कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, पर लगता है शाहरुख खान अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और ठीक होते ही वो किसी खास इवेंट के लिए टोटली सूटेड बूटेड नजर आए हैं, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल शाहरुख की फिल्म जवान की को स्टार नयनतारा आज शादी के बंधन में बंध गईं और अपनी फिल्म की हीरोइन के इस स्पेशल डे के लिए शाहरुख खान ने भी खास तैयारी की है। शाहरुख अपनी हीरोइन की वेडिंग के लिए जबरदस्त लुक में नजर आए हैं। इस बात की जानकारी भी खुद शाहरुख की मैनेजर ने पोस्ट के जरिए दी है। वहीं पूजा ददलानी ने एक और तस्वीर भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। इस तस्वीर में शाहरुख और पूजा ददलानी के साथ ही शाहरुख और नयनतारा की फिल्म जवान के डायरेक्टर एटली भी सजे धजे नजर आ रहे हैं। दरअसल शाहरुख की फिल्म जवान की हीरोइन नयनतारा महाबलीपुरम में डायरेक्टर विघ्नेश शिवन के साथ शादी के साथ फेरे लिए हैं। साउथ की सुपरस्टार नयनतारा की शादी के लिए महाबलीपुरम में एक पूरा शानदार लग्जरी रिजॉर्ट बुक किया गया। नयनतारा ने अपनी शादी के लिए शाहरुख खान समेत साउथ के कई बड़े सितारों को भी इनविटेशन भेजा था। भाई शाहरुख के मैनेजर ने नयनतारा के स्पेशल डे पर शाहरुख की प्रेजेंस को कंफर्म कर दिया है। हालांकि शाहरुख क्या नयनतारा के रिसेप्शन में भी शामिल होंगे, इसे लेकर फिलहाल कोई डिटेल सामने नहीं आई है, पर इतना तो कह ही सकते हैं कि भाई मान गए किंग खान, जबान के पक्के हैं पठान। कोविड से ठीक होते ही अपनी फिल्म की हीरोइन की शादी में जो पहुंचे शाहरुख खान। और सलमान खान को धमकी देने वाले का पता चल गया है। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे विक्रम बराड़ ने सलमान को धमकी वाली चिट्ठी भिजवाई थी। वहीं खुद को लॉरेंस बिश्नोई का धर्म भाई बताने वाले राजवीर सोपू ने सलमान को अपना अगला टारगेट बताया है। सलमान से जुड़े इस मामले में कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आई है। देखिए रिपोर्ट। क्या सलमान को लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने दी है जान से मारने की धमकी? कौन है राजवीर सोपू जिसने खुलेआम दी सलमान को मारने की धमकी? क्या राजवीर सोपू का है कोई लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्शन? सलमान खान को दी गई जान से मारने की धमकी का मामला अब और गहराता जा रहा है। धीरे धीरे इस मामले में कई किरदार निकलकर सामने आ रहे हैं। ताजा नाम सामने आया है राजवीर सोपू और सौरभ कामत उर्फ महाकाल। और इन दोनों ही किरदारों के तार कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हैं। वही लॉरेंस बिश्नोई जिसने साल 2018 में सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। गौर करने वाली बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़े राजवीर सोपू और सौरभ कामले उर्फ महाकाल का नाम मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से भी जुड़ा है। ऐसे में सलमान को मिली धमकी का मामला और सीरियस होता जा रहा है। दरअसल सलमान खान के पिता सलीम खान को रविवार सुबह एक धमकी भरा लेटर उसी जगह मिला जहां वो रोज सुबह वॉक के बाद बैठा करते थे। लेटर में सलमान और सलीम खान को धमकाने वाले मैसेज के नीचे लिखा था LBG। मुंबई पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि लेटर में लिखे LB का मतलब लॉरेंस बिश्नोई हो सकता है और सलमान को धमकाने में उसका हाथ हो सकता है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई ने इस खत के पीछे खुद के होने से इनकार किया है। पर मुंबई पुलिस लॉरेंस गैंग के गुर्गे सौरभ कामत उर्फ महाकाल, जो कि मूसेवाला के हत्यारे का करीबी बताया जा रहा है, उससे सलमान को मिले धमकी वाले लेटर को लेकर भी पूछताछ करने वाली है। वहीं हाल ही में पुलिस की गिरफ्त में आए लॉरेंस बिश्नोई को खुद का धर्म भाई बताने वाले राजवीर साधु उर्फ राजवीर सोपू ने एक इंटरव्यू में सलमान को अपना अगला टारगेट बताया है। राजवीर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल होने की बाद इंटरव्यू में कबूली है। इंटरव्यू में जब राजवीर से उसके अगले टारगेट का नाम पूछा गया तो उसने सलमान खान को अपना अगला टारगेट बताया है। उसने कहा है कि सलमान काला हिरण मारा है और ये उसका कसूर है। सोपू ने साफ कहा है कि सलमान खान अदालत से बरी हो गया है, पर हमारी अदालत से बरी नहीं हुई। इतना ही नहीं,
इंटरव्यू में राजवीर ने कहा है कि अगले 1 महीने में कर देना है और उसका करके ही टिक कर बैठना है। यानी राजवीर यहाँ पर इंटरव्यू में सलमान खान का नाम ले रहा है। राजवीर का कहना है कि सलमान ने अपनी गलती नहीं मानी। वहीं राजवीर ने इंटरव्यू में आगे ये भी कहा है कि अगर काला हिरण मामले में सलमान खान माफी मांग लेते हैं तो वो उन्हें बख्श देगा। हालांकि सलमान को इंटरव्यू में धमकी देने वाला ये राजवीर सोपू अब पुलिस की गिरफ्त में और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सलमान को मिली धमकी को लेकर अब पुलिस कोई रिस्क नहीं ले रही है। इसलिए सलमान और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई। वही मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई भी तेज कर दी है। देखते हैं सलमान को मिली इस धमकी के मामले में पुलिस आगे और क्या क्या कार्रवाई करती है और आगे और क्या क्या खुलासे सामने आते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद मशहूर सिंगर मीका सिंह की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। हमने मीका सिंह से सिने हस्तियों के खिलाफ बढ़ रहे इन आपराधिक मामलों को लेकर बात की। सुनिए उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या और सलमान खान को मिली धमकी पर क्या कहा। पहले मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, फिर बॉलीवुड के एक्टर सलमान खान और उनके पिता को जान से मारने की धमकी। फिल्मी हस्तियों के खिलाफ अपराध के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। जिस तरह से दिन दहाड़े सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई उसने सबको हिलाकर रख दिया। हालांकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से पुलिस अलर्ट मोड पर दिख रही है। हर उस फिल्मी हस्ती को पुलिस की सुरक्षा दी जा रही है जिनकी जान को खतरा है या ऐसी कोई आशंका है। मशहूर सिंगर मीका सिंह राजस्थान में अपने आने वाले शो की शूटिंग कर रहे हैं। ऐसे में उनकी भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। राजस्थान पुलिस की इस पहल की मीका सिंह ने काफी तारीफ की। थैंक्स टू जोधपुर पुलिस जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है और हालांकि मैंने उनसे नहीं सिक्योरिटी मांगी, बट आई गेस उनको भी लगता है कि हाँ ऐसा इतनी बड़ी घटना हुई तो जो भी टॉप सिंगर्स हैं उनको तो ये सबसे पहले होगी। बट उन्होंने अच्छी मुझे सिक्योरिटी दी है और उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा है। अपने ही शहर में सिद्धू मूसेवाला की निर्मम हत्या पर भी मीका ने खुलकर अपनी बात रखी है। मीका का कहना है कि कुछ लोग ऐसा करके पंजाब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सडनली पंजाब को बहुत बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या पीछे गेम है वो तो भगवान ही जाने या सच मीडिया ही लेके आ सकता है। बट जो हो रहा बहुत गलत हो रहा है और दिन दिहाड़े इतने बुरे तरीके से किसी सिंगर को मारना ये बहुत गलत मैसेज है। एक पंजाब का मैसेज पूरे वर्ल्ड में यही दिखा रहा है कि जो पंजाब में आएगा उसके साथ यही होगा। फिर तो वो एक पॉलिटिशियन और एक सिंगर के ऊपर ऐसा हो रहा है, वो भी पंजाब में उसके गढ़ में उसी के शहर में, तो ये बहुत गंदा मैसेज है। दरअसल मीका सिंह सिद्धू मूसेवाला और उनके परिवार के काफी करीब रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद मीका ने कई पोस्ट के जरिए इस हत्या पर कई सवाल भी खड़े किए थे। मीका सिंह ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए सरकार से भी ऐसे मामलों को और गंभीरता से लेने की बात कही है। मैं जरूर सरकार से निवेदन करूंगा कि वो इन बातों पे ध्यान दें और इसको इजीली ना लें, इसको स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को रोकें। जो भी आपको लगता है कि उसका हाथ होगा या उसका हाथ होगा तो आप उनको रोकें। सुनने में आया है कि मीका सिंह ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कारण इस बार 10 जून को अपना जन्मदिन न मनाने का फैसला लिया है। मीका सिंह वैसे सलमान खान के परिवार के भी काफी करीब माने जाते हैं और अब जब सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी वाला लेटर मिला है तो मीका सिंह ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेने की बात कही है। सलमान खान है, आई गेस उनको पहले भी थ्रेट ऐसे आई थी, जोधपुर से ही आई थी, तो उस चीज़ को हम तभी से ही आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए। कुछ सरेआम आपको ऐसे बोल रहा है तो उसको हमें उस चीज़ को रोक लगानी चाहिए या उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। हालांकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सलमान को मिली धमकी को लेकर पुलिस वैसे तो काफी अलर्ट मोड पर दिख रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।